जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट 1 प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जीएस का होगा। ये सेशन जीएस के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है और ये क्लास 6 to 8 के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और 1 से 5 वाले भी देख सकते हैं। ये जीएस के लिए और 9-10 के लिए ये जीएस पोर्शन 70 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका एनालिसिस। तो शुरू करते हैं। लैंग्वेज का है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। तो 8 लेग होता है स्पाइडर में। कितने लेग होते हैं? तो 8 पैर होते हैं स्पाइडर को। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज़ अपॉइंटेड एज। तो इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा? माई फ्रेंड इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीएम। तो इसमें एनएसडीएम हो जाएगा। ए जैसे हिंदी में आप लिखिएगा एसडीएम, तो इस प्रकार लिखाया जाएगा हिंदी में। तो ए ये नाउन आ गया हिंदी में ए, तो इसीलिए एन लगेगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच वन इज नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑपरेशन थिएटर होता है हॉस्पिटल में, फिर हेयर ड्रायर ये नहीं होता है, एक्सरे डिपार्टमेंट होता है। तो ये बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पूछ रहा है? नहीं यहाँ पाया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कलेक्शन। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शॉवर। तो यहाँ बोल रहा है कि वह लेट है, तो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ। तो यहाँ क्या होगा? अगर कोई लेट है तो वहाँ क्विक होगा या फास्ट होगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्विक। क्विक शावर होता है यानी तेज़ी से स्नान करना, जल्दी से। तो क्विक शावर हो जाएगा तेज़ी से स्नान करना। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम टू किक द बकेट। तो टू किक द बकेट का अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ आ जाएगा आपका टू डाई। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टू डाई। वहीं अब 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई। तो ये आपका हो जाएगा ब्लू कलर। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, अब हिंदी आ गया। 8 नंबर का आपका इंग्लिश था क्वेश्चन, अब 9 नंबर से लेके 30 नंबर तक आपका हिंदी है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया। तो क्या फट गया? तो पन्ना। पुस्तक का पन्ना फट गया। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे है 10 नंबर, दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अवगुण, अवगुण क्या है? पर्यायवाची अवगुण का कौन सा होगा? तो द्वेष। ठीक है, तो यहाँ अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? द्वेष, खामी, कमी। ठीक है, विकार, कमी, इस प्रकार से इनका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अवगुण का। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित। इतिहास से संबंधित क्या हो जाएगा? तो इतिहास से संबंधित हो जाएगा ऐतिहासिक, पुराण से संबंधित पौराणिक, और सिद्धांत से संबंधित सैद्धांतिक हो जाएगा इस प्रकार, और जो विज्ञान जानता हो उसे वैज्ञानिक। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीतल वायु चल रही है। तो शीतल वायु चल रही है, इसमें क्या पूछ रहा है? वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए।
तो शीतल वायु के जगह क्या हो जाएगा, आपका अनल भी हो जाएगा। अगर यहाँ वायु का देंगे, सॉरी ये अनल का मतलब होता है आग, तो इसमें से कोई नहीं होगा। और अगर शीतल का देंगे तो आप ठंडी दे सकते हैं, ठंडी वायु चल रही है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं, तो लकड़ी के क्या हो जाएगा, गट्ठर, यानी कि लकड़ी के गांठ के लिए शब्द आ जाएगा, गट्ठर शब्द का प्रयोग होगा। तो सी नंबर ऑप्शन 13 के लिए हो जाएगा। 14 नंबर है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण, तो बाण के लिए आपका सिलीमुख हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलीमुख बाण के लिए समानार्थी शब्द हो गया। उसी प्रकार छिपा के लिए गुप्त हो जाएगा। फिर परिपाटी के लिए परंपरा हो जाएगा। इसी प्रकार आपके लिए आप फिर स्वांग के लिए नाटक दे सकते हैं, नाटक करना यानी स्वांग करना, ये सब उपयुक्त शब्द समानार्थी के लिए हो जाएगा। पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है, 15 का सी हो जाएगा। 16 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अस्थायित्व में ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अस्थायित्व। फिर अगला क्वेश्चन है, भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। भरपेट, भरपेट के लिए आपका जो आ जाएगा पेट भर के, यानी कि आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा इसमें। तो अव्ययी भाव समास के लिए पहला खंड क्या है, प्रधान होना चाहिए, ठीक है। जिसका प्रथम पद अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसी प्रकार अब 18 नंबर है, ट वर्ग का उच्चारण क्या जाता है। ट वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, तो मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य कैसे होगा कि आप ट ठ ड ढ पूरा अगर ट वर्ग पढ़ेंगे तो लास्ट में कौन सा नो आता है, मूर्धन्य नो आता है। इसी से आप याद रखिएगा, मूर्धन्य से उच्चारण स्थान ट वर्ग का मूर्धन्य से होता है। ये है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे कहलाते हैं प्लुत स्वर। और हर स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। उच्चारण में जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता हो उसे हर्ष स्वर्ण कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। और जिसमें 3 मात्रा लगता है, 2 से अधिक, 2 से अधिक या 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सॉरी स्वर व्यंजन नहीं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। तो व्यंजन वर्ण का भी 3 प्रकार होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन था, दिखाई नहीं दे रहा है नंबर। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनिए। तो पीला, पीला का तो पीला, दूध वाला और चक्रपाणी। योगरूढ़ का मतलब होता है साधारण अर्थ को छोड़कर कुछ विशेष अर्थ जो बतलाए उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ चक्रपाणी, जो चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी चक्र को धारण करने वाले, तो यहाँ हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन, चक्रपाणी योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है वसुधा, भू, उर्वी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, जिस के हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ हो जाएगा चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात सरस्वती माँ। तो ये हो गया आपका 22 नंबर। 23 नंबर का है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है।
तो इसमें से आपका भाववाचक बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ब्राह्मण, अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ब्राह्मी, ब्राह्मणी या ब्राह्मी, तो कौन सा होगा इन तीनों ऑप्शन में से? तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग हो जाएगा ब्राह्मणी। ठीक है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो विद्या जोड़ अर्थी, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, खून के घूंट पीने के लिए सही विकल्प है। तो खून के घूंट पीना का सही विकल्प कौन सा होगा? मुहावरे का अर्थ खून का घूंट पीना, अति क्रुद्ध होना या भारी गुस्से को बर्दाश्त करना। तो आपका सी नंबर ऑप्शन आप सही हो जाएगा कि भारी गुस्से को बर्दाश्त करना ही खून का घूंट पीना हुआ मुहावरे का अर्थ। वहीं हाथ कंगन को आरसी का मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। और तीसरा नंबर है कि आप हाथ पर सरसों जमना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो हाथ पर सरसों जमना का अर्थ हो जाएगा आपका कार्य संपन्न करने की इच्छा रखना। ठीक है। और चौथा नंबर मुहावरे का अर्थ बताइए। चौथा मुहावरे का अर्थ एक और है, 100 दिन चोर का एक दिन, 100 दिन चोर का एक दिन माह का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपराधी के लिए दिन क्या और रात क्या। ठीक है। सॉरी, यहाँ 100 दिन चोर का, 100 दिन चोर का मुहावरे का अर्थ हुआ एक दिन माह। इस मुहावरे का अर्थ होगा आपका कि चोर एक दिन फंस ही जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। इतना मीठा चाय मैं नहीं पीती हूँ। या बी नंबर है, मोहन कुत्ते को डंडे से मारा। मोहन कुत्ते को डंडे से मारा, तो ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। लड़कियां आम खाती हैं, तो ये आपका सही लग रहा है। ठीक है, लड़कियां आम खाती हैं। और इतना मीठा, मीठा नहीं, यहाँ इतना नहीं होगा। मीठा चाय मैं, मीठी चाय मैं नहीं पीती हूँ, ये हो सकता है इसका। और यहाँ हो जाएगा, मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा, यहाँ ने लग जाएगा, ने का चिन्ह। और यहाँ मीठा जब लगेगा तो इतना नहीं होना चाहिए। फिर आ गया मुहावरे 28 नंबर में भी वही है, खून का घूंट पीना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है। वर्ण में स्पर्श व्यंजन, अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? यहाँ इसको थोड़ा करेक्ट करना होगा कि खून का घूंट पीना अभी आगे भी पढ़े हैं कि गुस्से को बर्दाश्त करना, वहीं अत्यधिक क्रोधित होकर बर्दाश्त करना या ये हो जाएगा, लेकिन क्रोधित होना नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, बर्दाश्त करना ही खून का घूंट पीना होगा। खून का घूंट पीना यानी गुस्से को बर्दाश्त करना, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन आपका 25 होगा। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, ये पांचों, और पांचों का 5 वर्ग वर्ण होगा, तो 5 25 हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। तो इस प्रकार आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत से आपका स्पर्श होगा, इसीलिए स्पर्श व्यंजन 25 होगा। ठीक है। अब हिंदी का ये लास्ट क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद करें। यशः जोड़ दा, तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यशः जोड़ दा, यशोदा। अब जीएस पार्ट 1 में आ जाते हैं। अब 40 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर हो गया आपका। अब 40 नंबर क्वेश्चन जीएस पार्ट में। अब यहाँ है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन स्थान है? 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन स्थान है? पूर्वी बिंदु कौन सा स्थान है? तो आपका 97 डिग्री 97 अंश
25 मिनट। ये किवीथु में जो है पूर्वी स्थान किवीथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये स्थान आपका हो जाएगा भारत का पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। और वहीं पे आपका ये ग्वार मोती आपका पश्चिमी बिंदु हो जाएगा। और ये 68 डिग्री 7 मिनट में हो जाएगा आपका, 68 डिग्री अंश 7 मिनट में। और इंदिरा कौल हो जाएगा आपका ये 37 अंश 6 मिनट। और वहीं आपका नीचे जो है कन्याकुमारी कैप कमोरिन जिसे कहेंगे वे 8 अंश 4 मिनट में होगा। वहीं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट जो जिसे कहते हैं इंदिरा या पिग्मेलियन पॉइंट, ये 6 अंश 45 मिनट हो जाएगा में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट स्थित है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु जो लगा हुआ है ये कन्याकुमारी कैप कमोरिन है, 8 अंश 4 मिनट पे स्थित। आगे है कृष्णा डेल्टा कहाँ स्थित है। तो कृष्णा डेल्टा आपका पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, कलसुबाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है। तो ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है इसे। और कलसुबाई पर्वत चोटी को महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कृष्णा डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान में होगा, वहीं आपका महानदी डेल्टा भी हो जाएगा, महानदी डेल्टा। उसके बाद आपका हो जाएगा गोदावरी डेल्टा भी हो जाएगा। महानदी उड़ीसा में होगा और कृष्णा डेल्टा जो है ये आंध्र प्रदेश में होगा। आंध्र प्रदेश में कृष्णा डेल्टा, महानदी हो जाएगा उड़ीसा में। फिर गोदावरी डेल्टा हो जाएगा आपका, गोदावरी भी आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। गोदावरी डेल्टा भी आंध्र प्रदेश में जाके उसका डेल्टा बनती है। फिर कावेरी डेल्टा भी जो है, कावेरी डेल्टा ये भी आपका जो है तमिलनाडु में जाके पूर्वी तटीय मैदान बनाती है और पूर्वी तट में जाके इनका डेल्टा बनता है तमिलनाडु में, ठीक है। वहीं राजस्थान कलसुबाई महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है। वहीं राजस्थान में जो है एक गुरु शिखर है, अरावली पहाड़ी पे गुरु शिखर है। ये राजस्थान अरावली पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। वहीं तमिलनाडु में है जवादी सेवराय सिरुमलाई नल्लामलाई, ये पहाड़ी है तमिलनाडु के। महाराष्ट्र की कलसुबाई की ऊंचाई आपका 1646 मीटर हो जाएगा, ऊंचाई 1646 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है नाथपा झाकरी परियोजना। और ये पनबिजली परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना है। सतलुज नदी पर है ये नाथपा झाकरी परियोजना। और इसका उद्घाटन जो है नाथपा झाकरी परियोजना का उद्घाटन 28 मई 2005 को मनमोहन सिंह के द्वारा, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और नाथपा झाकरी परियोजना 2004 में पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, पनबिजली परियोजना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, 74% जो है वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वहीं 3% जो है वर्षा 3% ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से होती है। प्रत्यावर्ती मानसून से आपका जो है वहीं प्रत्यावर्ती मानसून से जो है 13% होता है वर्षा। और 10% जो होता है मानसून पूर्व अस्थाई चक्रवाती से होता है 10% वर्षा मानसून पूर्व
मानसून पूर्व स्थानीय चक्रवाती वर्षा से 10% होता है। ठीक है। डूंग या झंगपोश सिंचाई पद्धति। डूंग या झंगपोश सिंचाई पद्धति सिंचाई संरचना किस स्थान क्षेत्र से है संबंधित? तो पश्चिम बंगाल से है डूंग या झंगपोश सिंचाई पद्धति। पश्चिम बंगाल में सिंचाई पद्धति को झंगपोश सिंचाई पद्धति या डूंग सिंचाई पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से जुड़ती है? तो असम जो है आपका यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे यहाँ आपका सिक्किम आ जाएगा, ये भूटान आ जाएगा ऐसे, तो असम यहाँ से होते हुए ऐसे ये, तो आपका असम राज्य का सीमा इधर पश्चिम बंगाल से जुड़ेगी। ये मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यानी 7 सिस्टर में से आपका जो है 6 स्टेट जो है आपका असम से लगेगा और प्लस एक वेस्ट बंगाल से, तो 7 स्टेट जो है असम राज्य से लगता है। और एक भूटान लगेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेट, और इधर पश्चिम बांग्लादेश। ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और इधर सिक्किम, सिक्किम नहीं लगेगा असम से, सॉरी, तो 2 स्टेट लगेगा असम से, तो 6 हो गया आपका, 6 प्लस 1 7। ठीक है, 7 स्टेट लगेगा असम राज्य से, तो असम से 7 राज्य लगेगा और इनमें से ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं होगा। आगे है, केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो तमिलनाडु राज्य से मिलती है। केरल ऐसे आके ऐसे है और फिर ऐसे, ये तमिलनाडु है, ये केरल है। ठीक है, तो केरल तमिलनाडु से अधिक लंबी सीमा होगा केरल का। आगे है, दामोदर नदी से संबंधित सही तथ्यों की पहचान कूटों की सहायता से दिए गए विकल्पों के रूप में चयन करें। तो इसका दामोदर नदी का इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से है, तो सही है। और इसका उद्गम जो है पलामू जिला से भी होती है। हुगली नदी की सहायक नदी भी है, बराकर नदी की सहायक हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी ऐसे प्रवाहित होती है और इधर से हुगली नदी आती है, इसमें ये मिल जाती है। हुगली नदी की सहायक नदी है और इसमें से इधर बराकर नदी है, और बराकर नदी पर ही आपका जो है ये, तो इसी पे है बराकर बांध बना हुआ और मैथन बांध, ये 2 परियोजना है। और पंचेत बांध है दामोदर नदी पर, पंचेत बांध दामोदर नदी की एक मतलब परियोजना है। तो ऑप्शन में से डी हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा। और दामोदर नदी की 2 और सहायक नदी है, बराकर तो है ही, और इधर बोकारो है, बराकर, बोकारो, जमुनिया, ये भी दामोदर की सहायक नदी है, जमुनिया और कोनार नदी। ठीक है, कोनार नदी और जमुनिया नदी, बराकर, बोकारो नदी, ये 4 है दामोदर की सहायक नदी। आगे है, सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। सन्यासी विद्रोह से संबंधित है, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बंगाल क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो सही है। प्लासी युद्ध तथा द्वैत शासन, प्लासी युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था और 1765 में द्वैत शासन लगा था। वहीं काल के दौरान बंगाल के शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन है, तो सन्यासी विद्रोह ये सही है, इसके दौरान हुआ था। आगे है, यह अंग्रेजों के शोषणात्मक नीति के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, सन्यासी विद्रोह क्या है कि बंकिम चंद्र के आनंद मठ में जो है, बंकिम चंद्र का आनंद मठ में जिससे कि वंदे मातरम लिया गया है,
उसमें भी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है। और सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था। सन्यासी विद्रोह का काल था। और सन्यासी विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या था कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। तो उनका मुख्य कारण यही था कि तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। और इसमें सहयोग भी किए थे। बंगाल के किसानों ने अपना भूमिका इस आंदोलन में निभाया था, बंगाल के किसान ने, ठीक है। तो ये सभी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और वहीं सन्यासी विद्रोह का जो क्षेत्र है बंगाल का, जलपाईगुड़ी जो है प्रमुख क्षेत्र है, बैकुंठपुर, जलपाईगुड़ी, बैकुंठपुर और आपका मुर्शिदाबाद, ठीक है। मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी और बैकुंठपुर, ये तीनों जो है मेन है बंगाल का क्षेत्र। और इसका प्रमुख नेता है, सन्यासी विद्रोह का प्रमुख नेता है आपका दर्जी नारायण मंजर शाह देवी चौधरी, दर्जी नारायण मंजर शाह देवी चौधरी। और इसका मूसा शाह देवी चौधरानी, मूसा शाह, ये इनका जो है प्रमुख नेता था। पंडित भवानी भी थे इनके साथ, पंडित भवानी। केंद्र सरकार दर्जी नारायण, केंद्र सरकार मंजर शाह देवी चौधरानी, ये सब प्रमुख नेता थे सन्यासी विद्रोह के। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। तो हंटर शिक्षा आयोग के बारे में यहाँ क्या है कि आवश्यक सुझाव के लिए जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया। तो विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में, विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे कि हंटर आयोग का नाम दिया गया। यह 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। और ये विलियम विल्सन जो हंटर थे, ये एक दार्शनिक और शिक्षा लेखक भी थे, शिक्षाविद थे। कहाँ के थे? तो ये यूके के थे। विलियम विल्सन हंटर सिविल सर्वेंट के रूप में कार्यरत थे भारत में, ठीक है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब है 42 नंबर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक BIA, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो राधाकांत देव थे। राधाकांत देव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था, ठीक है। सॉरी, इनका जन्म यूपी में इनका जन्म नहीं हुआ था। यूपी में जो है सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये राधाकांत देव जो थे, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। और ये शब्द कल्पद्रुम का लेखक हैं, कल्पद्रुम का लेखक। और ये हिंदू संस्कृति के पक्षधर थे। शब्द कल्पद्रुम राधाकांत देव का एक प्रसिद्ध महाशब्दकोश है। शब्द कल्पद्रुम संस्कृत भाषा का आधुनिक रचना है, ठीक है। और राधाकांत देव समाज सुधार, धर्म सुधार से जुड़े हुए थे। सती प्रथा विरोधी थे, आंदोलन में विरुद्ध में थे, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सती प्रथा विरोधी थे। हाँ, तो यहाँ ये आता है कि कौन सती प्रथा के विरोधी थे?
तो राधाकांत देव जो है राजा राम मोहन राय के विरोधी थे और ये पक्षधर थे, सती प्रथा के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये भारत का वायसराय उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे सॉरी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में, यानी कि 1885 में डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय वायसराय थे और इनका कार्यकाल था 84 से 88। ठीक है, 84 से 88, 1884 से 88 तक था इनका कार्यकाल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस शब्द किसने जुड़वाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने जुड़वाया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, 1885 में हुआ था बॉम्बे में। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान संस्कृत विश्वविद्यालय में 1885 में। वहीं 1886 में दूसरे अध्यक्ष की अध्यक्षता किए थे। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने यह कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन 1886 में। और इन्होंने तीन अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता। तो ये लाहौर में किए थे इन्होंने 1893 में, और वहीं कलकत्ता में फिर लास्ट में 1906 में इन्होंने अध्यक्षता किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती है? तो भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती है रुस्तम भिखाजी रुस्तम का माँ। तो ये भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भिखाजी रुस्तम कामा जो है, इनके साथ इन्होंने लंदन में जो है लंदन में उनके साथ में और आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने वाले थे, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारी थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। लंदन में उनका मुलाकात हुआ था उनके साथ, जो कि भारतीय क्रांतिकारी में सहयोगी भूमिका निभाए थे मैडम भिखाजी कामा के साथ। और जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराई थी इन्होंने। भिखाजी रुस्तम कामा का नाम है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 1907 में, ठीक है, 1907 में स्टुटगार्ट नगर में जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। और दूसरा इसके लिए महत्वपूर्ण बात है, ये फैक्ट है कि इन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण किया था और भारत की स्वतंत्रता का मांग जो है पूरे विश्व के सामने रखा था। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं किसने रखा था? तो सर सैयद अहमद खान ने। तो सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में, तो ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिम उत्तर प्रांत में सीमांत प्रांत के ये क्रांतिकारी थे और इन्होंने धर्म के आधार पर भारत का विभाजन का घोर विरोधी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा नहीं करना चाहते थे। गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनका मेन फैक्ट ये है कि प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से
नवाजा गया था। भारत रत्न इन्हें 1987 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, भारत रत्न 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया है। और इनका जन्म जो है उत्तर पश्चिम में सीमांत प्रांत में हुआ था, पख्तूनिया में, खैबर पख्तूनिया में। ठीक है, 1890 ईस्वी के आसपास इनका जन्म बताया जाता है। ठीक है, आगे है ये 46 नंबर में ही हकीम अजमल खान के बारे में। हकीम अजमल खान ने दिल्ली में एक विश्वविद्यालय खोला था, चिकित्सा शिक्षा के लिए एक कॉलेज का स्थापना किया, तिब्बी कॉलेज का। ठीक है, चिकित्सा के लिए एक दिल्ली में तिब्बी कॉलेज का स्थापना किया। और दूसरा है यहीं पर दिल्ली में ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया, जिसे आगे चलकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए 1931 में हकीम अजमल खान को। ठीक है, आगे है 1921 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया है, हकीम अजमल खान ने। ठीक है, और यहाँ सर सैयद अहमद खान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी संबंध नहीं रखे। इनके बारे में है कि इन्होंने अलीगढ़ में मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया। और अलीगढ़ में ही ये 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया। और अलीगढ़ में एक मुस्लिम स्कूल भी स्थापित किया, जो कि ब्रिटिश शिक्षा के पक्षधर थे, पश्चिमी शिक्षा पर जोर देते थे। उनका मानना था कि सैयद अहमद खान का कि मुसलमानों सबको भी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। आगे है 47 नंबर क्वेश्चन, भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित से सही तथ्यों का चयन करें। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये सही है। उन्होंने संन्यास धारण किए थे, बचपन में ही संन्यास धारण कर लिए थे इन्होंने, ये भी सही है। उनका मुख्य कर्मभूमि बिहार था, ये भी सही है। बिहार में उन्होंने एक आश्रम खोला है, बिहार के पटना के निकट बिहटा में एक आश्रम खोले हैं इन्होंने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो ये भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष होने का श्रेय इनके नाम है, ये भी सही है आपका। इनमें से उपयुक्त सभी सही है। तो इनके बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इनका जन्म जो है यूपी में गाजीपुर जिला में हुआ था 1889 में। कब हुआ था जन्म? तो 1889 में गाजीपुर जिला के यूपी में हुआ था। ठीक है, यूपी के गाजीपुर जिला में देवा गांव में। ठीक है, और इनके बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। और 37-38 में बिहार बकास आंदोलन की संगठित किया था। ठीक है, तो बकास आंदोलन को संगठित भी किया था 1937-38 में बकास आंदोलन। ठीक है, उनका पटना में ही मृत्यु हो गया। आगे है सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में होता है? तो ये हो जाएगा आपका 19 का 1। ठीक है, 19 का खंड क्लाउज खंड कहें 1 के उपखंड सब क्लाउज सी के द्वारा प्रत्येक नागरिक के संगम या संघ या सहकारी समिति। तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही है। तो 19 के क्लाउज 1 के सी में सब क्लाउज सी में दिया गया था कि भारत
भारत में सहकारी समिति सभी मतलब क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और आगे है 19 का सी, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जो है इसे स्थापित किया गया है, संशोधित करके। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों में ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा में अनुमोदित किया हो जाना चाहिए? तो ये जो है 2 माह के समय में जो है समय सीमा के अंतर्गत अनुमोदित हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की स्थिति में सामान्य रूप से उपस्थित रहता है। तो इसमें सामान्य रूप से मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता में कमी होता है मुद्रास्फीति में। ठीक है, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आती है मुद्रास्फीति में। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होना, जिसकी मात्रा अगर बढ़ेगा तो उनका वैल्यू क्या होगा, घट जाता है। और वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि, तो ये उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों सही है। आगे है, किसी विशिष्ट भाषा कूट भाषा में हाउ आर यू को सो मी लो यानी कि इनका कूट भाषा में हाउ आर यू, लो यू को लो लिखा, मी को आर को मी लिखा, और वहीं यू आर इंटेलिजेंट को द लो मी यानी कि आर को लो लिख रहा है यहाँ। तो बी नंबर ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, तो सो मी का। ठीक है, तो यहाँ आर को मी कहा जाता है, तो सो मी का। ठीक है, आगे है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56, 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 3528 होता है। ठीक है, तो 3528 इनका कुल एलसीएम होता है। तो 3500 में 28 में 3500 हम घटा देंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 28 बच जाएगा। तो वही हो गया, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो उतना निकाल के उतना घटा देंगे तो यही निकल जाएगा। तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात है 53 नंबर ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि रोड़ी और रेत का अनुपात है, रेत और रोड़ी का अनुपात 17:9 है, वहीं रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा, तो 6:17। तो इनको क्रम से लिख देंगे 17, ये 17:9 और 9 के नीचे लिखेंगे 6:17, इस प्रकार लिखेंगे। फिर 17 गुना 6 हो जाएगा 17:6, फिर 9 गुना 6, फिर 6 गुना 17, इस प्रकार लिखने के बाद क्या है कि 17 गुना 6 और उसके बाद लिखेंगे ये 6 गुना 17। ठीक है, इसको और इसको ये कट हो जाएगा, तो दुका दू दूनी 4 दूतिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 9 अनुपात, सॉरी ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 हो गया और ये 6 होगा, तो उलट जाएगा बराबर के उस पार। तो ये हो जाएगा आपका 6/17 9, तो 2/3 का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है माध्य से क्वेश्चन आया है कि
3 संख्याओं का माध्य 20 है। इसे आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। 3 प्राकृत संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो 3 प्राकृत संख्या लिया गया है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा जिसका माध्य 20 होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये 27 सही हो जाएगा। 27 इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। इसको छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, थोड़ा ये मेरे लिए बनाना थोड़ा कठिन है। हाँ, ये वाला आप देख लीजिए। क्रय विक्रय से है कि राम एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य 125 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य 2/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ ये पूछ रहा है 57 नंबर क्वेश्चन में। तो 125 का ये लाभ कितना कमाया? तो 2/5। तो 125 रुपया का 2/5 निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा आपका जो है ये 5 6 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, ये 50 निकल गया आपका लाभ। इसमें से 125 में से 50 रुपया लाभ हुआ, कितना पे? तो 50 रुपया लाभ हुआ तो कितना जोड़ने पे? कितना हम जोड़ेंगे? ऑप्शन में से 50 रुपया 75 रुपया में जोड़ेंगे तो 125 होगा। ठीक है, तो 125 रुपया हुआ, 75 में 50 जोड़ने के बाद तो 75 पे 50 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें। तो 50 1 है, यहाँ 49 2 है। ठीक है, 50 में 1 कम 1 है, फिर 49 में 2 कम है, फिर 47 में 3 कम है, और 44 में 4 कम है, 44 से 40 के बीच, फिर 40 से 35 के बीच 5 कम है। उसी प्रकार 6 कम होगा, 35 में 6 कम हुआ, कितना होगा? तो 35 में 6 कम 29 होगा। ठीक है, और 29 में 7 कम हो जाएगा तो 22। तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे 8 नंबर क्वेश्चन आएगा आपका साइंस से। क्षार का रंग कैसा होता है? तो क्षार में जो फिनोल्फथेलिन जो मिलाया जाता है क्षार में, तो उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग गुलाबी होता है, और मिथाइल ऑरेंज को मिलाने के बाद उसका रंग पीला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलाने के बाद क्षार को रंग पीला हो जाता है, फिनोल्फथेलिन को मिलाने के बाद रंग गुलाबी हो जाता है क्षार में। और वहीं फिनोल्फथेलिन एसिड में जब मिलाया जाता है, फिनोल्फथेलिन में एसिड, तो उसका रंग आपका जो है कैसा हो जाता है? तो रंगहीन हो जाता है। और वहीं जब मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड को मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, और क्षार को जो है नीला थोथा के साथ जो मिलाया जाता है, नीला लिटमस के साथ क्षार जब मिलाते हैं तो उसका रंग अप्रभावित होता है। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं, रंगहीन हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं देता है। और वहीं अम्ल के साथ अगर एसिड के साथ मिलाएंगे नीला लिटमस एसिड के साथ, तो नीला लिटमस जो है, ब्लू लिटमस, वो आपका नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, सॉरी। एसिड के साथ नीला लिटमस लाल हो जाता है, और क्षार के साथ अप्रभावित रहता है। और लाल लिटमस, ये नीला ब्लू लिटमस हुआ, एसिड के साथ मिलाने के बाद क्या होता है? लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। और ब्लू लिटमस को, और फिर लाल लिटमस को मिलाने के बाद, रेड लिटमस को मिलाने के बाद एसिड के साथ ये अप्रभावित होता है, लेकिन
क्षार के साथ ये नीला हो जाता है, ब्लू नीला हो जाता है। क्या होता है? नीला, यानी ब्लू हो जाता है। आगे है इथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होता है। तो इथेनॉल खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया होता है। खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया होता है। इथेनॉल खमीरों में अनॉक्सीश्वसन क्रिया के दौरान निर्मित होता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से रसायन गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को जो है प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये दोनों जो है आपका उत्तरदायी हो जाएगा। तो उपयुक्त में एक से अधिक डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है ये दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। कोई कौन सा कथन निम्नलिखित में से कोई कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से कथन आपका जो है हो जाएगा, ए नंबर में है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। इनमें 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। और तीसरी नंबर ऑप्शन है, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभाकार पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इनका आधुनिक आवर्त सारणी का ऐसे होता है कि 2 जो है पहले होता है स्तंभ, और ये हो जाएगा हाँ ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर होगा। फिर बीच में जो है ऐसे करके 10 ऊर्ध्वाधर समूह है। उसके बाद फिर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ से ये 5 आ जाएगा ऊर्ध्वाधर रेखा। फिर इसमें से फिर 2 आ जाता है लास्ट में, 1 आता है। तो इस प्रकार से इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ठीक है। इसमें 5 आ गया, ये 1 6 हो गया, 6 ये 7 8 और ये 10 बीच में 10। तो इसमें से आपका हो गया 18 पंक्तियां ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वह पौधा जो कायिक अगला क्वेश्चन है, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है आप विकसित कर सकते हैं। केले से पेड़ निकल आता है। कायिक मतलब काया हुआ शरीर। ठीक है। मूल से जो उनका बनता है, अलग वनस्पति उगता है तो, और गुलाब, ये दोनों बन सकता है। पपीता तो बीज से बोया जाता है, उनका पौधा बीज से उगता है। तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, दोनों 2 को सही है इसमें। और जैसे आलू हो गया, और आपका ये हो गया अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित होता है। आगे है एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है। 64 नंबर में है, एक प्रकार का जनन जिनमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो उसे वनस्पति जनन कहा जाएगा। ठीक है। लैंगिक जनन नहीं होगा, क्योंकि इनका पुंकेसर स्त्री केसर जो है नहीं है, इनसे नहीं विकसित होता है, इसीलिए ये लैंगिक जनन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वनस्पतिक जनन। और यहाँ पे वनस्पतिक जनन जो है हमेशा अलैंगिक होगा। ये पत्तियों द्वारा होता है अलैंगिक जनन, वनस्पतिक जनन। ठीक है। इसके उदाहरण हो जाएंगे एस्पेरेगस और दूसरा हो जाएगा डेलिया, और शकरकंद भी हो जाएगा, हल्दी हो जाएगा, आपका आलू हो जाएगा, अदरक हो जाएगा।
जब कोई वस्तु डूबती है, 65 नंबर क्वेश्चन है, तो वस्तु पर द्रव्य का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल डैश क्या होता है। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल, द्रव के ऊपर की ओर उत्प्लावन बल। जब हम कोई वस्तु नीचे डुबाते हैं, डूबता है, तो वो द्रव के ऊपर जो है उत्प्लावन बल के कारण वो ऊपर की ओर वस्तु को फेंकता है, तो उसी को कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वस्तु के वजन से अधिक, तो ये आपका सही हो जाएगा। वस्तु के वजन से अधिक होगा, इसीलिए ऊपर उसको धकेलता है। हाँ, तो यहाँ वस्तु के वजन से अधिक नहीं होगा, ये वस्तु के वजन से। कोई भी वस्तु अगर डुबाएंगे तो वो वस्तु के वजन से कम उसका वजन होना चाहिए। ठीक है, हाँ, द्रव का कम वजन होना चाहिए वस्तु के, तब वो ऊपर धकेलेगा। तो वस्तु के वजन से कम उत्प्लावन बल का होना ये सही होगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे है 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है। तो 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के के बीच नहीं, जड़त्व का मान अधिकतम होगा ये रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य। ऑप्शन नंबर देखिए, और उसके मध्य होगा, क्योंकि रेलगाड़ी और हवाई जहाज जब रुकेंगे तो उनका जड़त्व का जो है ये अधिक पीछे की ओर धकेलेगा, उसमें जो सवारी रहेगा वो पीछे की ओर। जब आगे की ओर बस हवाई जहाज या रेलगाड़ी रुकती है, कभी भी आप सवारी किए होंगे, तो वो उनका सवारी जो है पीछे की ओर ज़्यादा जोर से जाता है, पीछे की ओर, तो उसको माथा में चोट लगने का भी डर होता है इस कारण से, इसलिए बच के थोड़ा सा उसमें क्या होता है, पकड़ लेता है। जैसे रेलगाड़ी रुकने वाली रहता है, सभी सवारी जो है उनको ट्रेन के हैंडल को पकड़ लेता है। बस में थोड़ा बहुत चलता भी है, लेकिन ट्रेन और फिर हवाई जहाज में बहुत ज़ोर से रन अप होता है, इसीलिए उसमें हाँ बल जो है आगे की ओर लगता है, उनका धक्का पीछे की ओर लगता है। निम्नलिखित में कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। इनका है नवीन चावला। ठीक है, ये तो लेखक पुस्तक से हो गया क्वेश्चन। और आगे है इंडिया वर्सेज यूके, ये सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा है। सैयद अकबरुद्दीन ने इंडियाज वर्सेज यूके, यानी कि इंडिया और ब्रिटेन। उसके बाद दिल्ली आ सोलिलोकी ये लिखा है एम मुकुंदन ने। फिर द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। फिर नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम, एंजिला जोली ने लिखा है। एंजिला जोली, नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम। और दूसरा है कि होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन ने लिखा है। तो ये हो गया पुस्तक लेखक से क्वेश्चन। आगे है, जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। ठीक है, सिंध का विलय हुआ 1843 में मियानी के युद्ध में। मियानी का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों के जो चार्ल्स नेपियर ने जो है अंग्रेज़ों का नेतृत्व करने वाले चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को पराजित कर दिया था और सिंध पर अधिकार कर लिया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा। तो इस प्रकार 1843 में मियानी का युद्ध हुआ था और पंजाब पर भी विजय प्राप्त किया था चार्ल्स नेपियर ने। तो ये लॉर्ड एलन बरो थे उस टाइम भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल, और इनका कार्यकाल था लॉर्ड एलन बरो का 1842 से 1844 तक। और ऑकलैंड के बाद भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था लॉर्ड एलन बरो। ऑकलैंड के बाद एलन बरो आया था।
तो यहाँ तक हो गया। अब 68 नंबर तक आगे है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी आपका जो है अस्ताना हो जाएगा। कजाकिस्तान 1991 में इनका स्वतंत्रता इनको मिली और आज़ादी के बाद, इस आज़ादी के पहले ये रूस का भाग था, सोवियत संघ का रूस का भाग था आज़ादी के पहले कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा है टेनगे या टेगने, ऐसे कुछ करके है। उसके बाद दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादन करता है, ठीक है। यूरेनियम दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है कजाकिस्तान, सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक यानी कि बड़ा परिदृश्य लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान। और इनका पड़ोसी देश है, उत्तर में रूस है, कजाकिस्तान के उत्तर में रूस है और उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान के उत्तर पूर्व में आपका आ जाएगा चीन और पूर्व और दक्षिण में आपका आ जाएगा कजाकिस्तान के पूर्व दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इधर आ जाएगा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर यहीं अरल सागर आ जाएगा, फिर तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कजाकिस्तान का अवस्थिति है। आगे है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी? तो ये जया वर्मा सिन्हा थी पहली महिला अध्यक्ष रेलवे की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। तो गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो। ये 70 नंबर क्वेश्चन का संपूर्ण विश्लेषण हो गया है। और ये रवनीत कौर के बारे में बताते हैं, ये ऑप्शन में है। तो रवनीत कौर क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। रवनीत कौर पहली महिला अध्यक्ष CCI का, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, ठीक है। तो यहीं आप से विदा लेते हैं। और कहीं भी थोड़ा सा भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स करके अपना राय ज़रूर दें। कैसा लगा ये वीडियो थोड़ा बताएं। इनसे भी अच्छा बनाने के लिए आप हमें प्रेरित कर सकते हैं अपना कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। आगे अब सामाजिक विज्ञान का जो है पार्ट 3 आएगा। ये 1, 2 हिंदी, इंग्लिश और ये GS हो गया। फिर अगला आपका इतिहास और ज्योग्राफी लेके आएंगे अगला वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।